हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुलवीर शर्मा, बायो फैकल्टी एट CVPS इंटीग्रेटेड स्टार कोर्स। जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि हम नीट का जो बायो का सिलेबस है उसमें हर लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज उसी सीरीज का हमारा सेकंड लेक्चर है। हालांकि हमने शुरुआत 10 क्वेश्चन से की थी कि 10 क्वेश्चन रखेंगे, लेकिन कुछ बच्चों के सजेशन हमें मिले हैं जो कहते हैं कि 10 को दुगना कर दो, यानी 20 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे तो हमें और फायदा होगा। तो इसलिए आज से इस सीरीज में 10 के दम के बजाय 20 का दम हो जाएगा, यानी आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों वो है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। इससे पहले हम रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स कर चुके हैं और उसमें 10 क्वेश्चन थे और इसमें 20 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन कुछ कहता है। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही ध्यान रखा गया है, जो करंट नीट पैटर्न है हमने उसको फॉलो किया है। जैसे क्वेश्चन वहाँ आ रहे हैं वैसे रखे हैं और उनमें उन क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कहीं ना कहीं कोई पेच फंसता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज। देखिए, जब स्पर्म बनते हैं तो उसमें डायरेक्ट स्पर्म एक साथ नहीं बनते, तो स्पर्म बनने में जो सीक्वेंस आती है वो क्या है? तो पहले आप जानो, देखिए सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया से शुरुआत होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो मॉडिफाइड जर्म सेल है, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, ठीक है। और फिर इससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर बनेगा स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटिड। और ऐसे क्वेश्चन मैचिंग सीक्वेंस वाले भी आ रहे हैं, मैचिंग वाले बहुत आ रहे हैं। स्पर्मेटिड और देन स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू स्पर्म। तो अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले आएगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटिड और तब जाके स्पर्म बनेगा। और अब आपको देखना है कि ये सीक्वेंस कहाँ है, किस क्वेश्चन में है। और ये सीक्वेंस तो हमें पहले ऑप्शन मिल गई, स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है और स्पर्मेटिड है। तो जो सीक्वेंस हम जानी थी वो पहले ऑप्शन में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हुआ। बाकी सब उल्ट पुल्ट कर रखी हैं, वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो सीक्वेंस स्टैंडर्ड सीक्वेंस हमें उसी फॉलो करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले सेकेंडरी बन जाए फिर प्राइमरी बन जाए। तो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और उसमें जो सीक्वेंस वो आपके सामने आ गई। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब इसके बाद जो नंबर 2 क्वेश्चन है ये मैचिंग वाला है। और मैंने पहले लेक्चर में कहा था मैचिंग की भरमार थी इस बार नीट के पेपर में, और वो चाहे नीट मेन नीट रहा हो, चाहे उसके बाद जो रिपीट हुआ है जून के 3rd वीक में, उसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। अब इसमें देखें क्या कहता है, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। इसमें ये स्पर्म के पार्ट दिए हुए हैं, स्पर्म के पार्ट हैं। जो स्पर्म का हेड है, एक्चुअली स्पर्म का हेड कंटेन न्यूक्लियस। स्पर्म के हेड में न्यूक्लियस होता है और ये भी कहा जा सकता है कि स्पर्म का जेनेटिक मेटेरियल कहाँ होता है, तो आप कहोगे हेड में होता है, क्योंकि हेड में न्यूक्लियस होता है। तो हेड का दोस्ती हो रही है, मैच करेगा न्यूक्लियस के साथ। तो हेड कंटेन न्यूक्लियस, जेनेटिक मेटेरियल, क्रोमोसोम, और ये पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हैप्लॉइड होगा क्योंकि गैमीट है, मेयोसिस डिवीजन से बना है। उसके बाद मिडिल पीस है। अब देखिए मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मिडिल पीस कंटेन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो टेल है, टेल, गाय भैंस की टेल तो पूंछ मारने काम करती है, गंदगी फैलाने काम करती है, लेकिन जो स्पर्म की टेल वो मूवमेंट करती है। तो जो स्पर्म की मूवमेंट होगी वो टेल की वजह से होगी, और मूवमेंट ये रहा यहाँ पर। और एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड का पार्ट है जिसमें एंजाइम मौजूद होते हैं, वो उसमें दैट कंटेन एंजाइम, और ये एंजाइम ये रहा। तो मैचिंग क्या बैठ रही है, हेड के साथ 4 आ रहा है। देखो 4 3 ऑप्शन में आ रहा है।
हमने क्या किया, हमने ज़्यादातर नीट में जो है पहले ऑप्शन से आंसर आ रहा था, हमने क्या था कि आप सोचें तो ए 3 में आ रहा है और उसके बाद बी देखो, बी मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यानी ए का 4 बी का 2, ये भी 2 3 में आ रहा है, ए का 4 बी का 2। अब सी पे जाना पर टेल मूवमेंट, ए का 4 बी का 2 सी का 3 और डी का 1 तो पहले ऑप्शन में है, इसलिए आंसर इसका हुआ ए। तो आपको क्लियर हो गया कि हेड हैज न्यूक्लियस, मिडिल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रिया और टेल रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड एक्ट्रोसोम हैज द एंजाइम्स। तो दैट वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है और उससे आपको कितना फायदा होता है। ये भी मैचिंग का है और मैचिंग क्वेश्चन रखने के पीछे एक लॉजिक हमारा और भी है, इससे आपके रिवीजन ज़्यादा होगा। आपको इस मैचिंग में 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं एक साथ, इधर ही पता चला, इधर ही पता होना चाहिए, तो मैचिंग रखने के पीछे भी लॉजिक है। अब देखिए सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं सर्टोली सेल्स, और सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स परफॉर्म न्यूट्रिशन फंक्शन। ये मम्मी सेल हैं जो स्पर्म बनते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स का है। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है। और देखो कहाँ न्यूट्रिशन कहीं है, ये पहले से पहले जुड़ गया। तो सर्टोली सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। और मैं आपको ये बता दूं कि सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन बनाते, इनहिबिन हार्मोन दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। अब जो इनहिबिन हार्मोन है ये करता क्या है, इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप घर में शादी है, मौसी के बच्चे, बुआ के बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और खेलते कूदते हैं। वो 2 ही काम है, खेलना कूदना और खाना। और कह रहे बहन दीदी खाना, दीदी खाना। अब चूंकि गेस्ट हैं तो खाने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मम्मी का भरी मूड खराब हो, कहेंगे बेटा बना रही हूँ, तो वो खाना बनाने बैठ लग जाती हैं। और अगर गुड्डो ने सारे बच्चे एक साथ बैठा दिए तो मम्मी का मूड और ख़राब होता है, कहते तो सारे क्यों बैठा दिए, मैं सब खाना कैसे खिलाऊंगी। यानी मम्मी एक साथ बहुत सारे बच्चों को खाना नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने कहा 2 दिन बैठा तब ढंग में खाना खा पाएंगे, तो तुझे परेशान कर देंगे, मुझे परेशान कर देंगे। तो बिल्कुल यही काम इनहिबिन हार्मोन का है। जितने स्पर्म न्यूट्रिशन मिल सकता है उतने बनने चाहिए, इससे ज़्यादा बनेंगे तो वो बेकार जाएंगे। तो दिस हार्मोन रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ स्पर्म्स, और उतने स्पर्म बनने देता है जितने को सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकती हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, इसे ध्यान रखते हुए हमने ये किया कि हमने मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बना दी और उनमें इसी हार्मोन के हायर डोज कर दी। हायर डोज होने से स्पर्म बनने बंद हो जाते हैं, ना के बराबर बनते हैं, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो बर्थ कंट्रोल हो गया। तो ये इनहिबिन का एडिशनल एडवांटेज हम उठा रहे हैं। तो फिलहाल सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दी है। अब देखिए लीडिंग सेल, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, और यही वो सेल हैं जो मेल सेक्स हार्मोन बनाती है, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, दैट वी कॉल्ड एंड्रोजन। तो सर्टोली सेल का दोस्ती फर्स्ट से हो रही है, मैचिंग फर्स्ट के साथ है, और लीडिंग सेल का सेकंड के साथ है। और जो कॉर्पस लूटियम है, जो एक ओवरी के टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, एक टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, दैट प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो भी सामने बैठा हुआ है। तो मैचिंग को आमने सामने की हो रही है। और अब बची ओवरी। अब देखिए ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है। तो यहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल बिल्कुल सीधा मैचिंग हो गया, ए का 1 बी का 2 सी का 3 बी का 4। अब आपको देखना है वो तो यहाँ पर है, ए का 1 बी का 2 और सी का 4, तो ये निकल गया आंसर हमारा। तो देखो मैं तो थोड़ा स्लो इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको और एडिशनल पॉइंट समझा सकूं, लेकिन एग्जाम में आपकी स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए, फटाफट आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी बायो कर पाएंगे उतना ही एडवांटेज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मिल जाएगा। क्योंकि केमिस्ट्री और बायो तो लगभग कम टाइम में हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स हमारी टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन तरफ जा रहे हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है। इसमें हमें दिए गए हैं, देखिए सेलेक्ट द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
यहाँ पर एक स्टेटमेंट पढ़ना होगा और देखना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है स्पर्म हैज ए हैप्लोइड न्यूक्लियस, तो बिल्कुल सही है, स्पर्म में हैप्लोइड ही होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और बी क्या करे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही है, जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है दैट वी कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर एग की बात करो तो oogenesis हो जाता, ये भी सही है। मिडिल पीस ऑफ स्पर्म हैज माइटोकॉन्ड्रिया, अभी आपने जानना है माइटोकॉन्ड्रिया हो तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, यहां पर धोखा हो गया आपके साथ, ये ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होता, अभी मैं बोलता oogenesis होना चाहिए था। उसने क्या दिया, उसने दिया है ऑर्गेनोजेनेसिस, तो कर दो कट्टूस, गलत है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन यूटेरस, ये भी धोखा है, गलत है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो 5 स्टेटमेंट जो दिए गए हमें, उनमें से ए बी सी आर करेक्ट और डी एंड ई आर इनकरेक्ट। अब देखो कहां लिखा है, तो ए बी सी आर करेक्ट, बिल्कुल सही है ना, ए ऑप्शन दिया, ए बी सी आर करेक्ट, हम भी बोल रहे हैं ए बी सी आर करेक्ट और डी और ई इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये आंसर यहां से निकल के आया और 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। फर्टिलाइजेशन वाला गलत हो गया और ऑर्गेनोजेनेसिस गलत हो गया। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है ना, डायग्राम बेस्ड है। और इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसने डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस का है, दैट बिलोंग टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए इसमें हमें बताना है ए बी सी और डी, और ये लास्ट में ई होना चाहिए, ए बी सी डी ई। चलो ई का ऑप्शन से कोई नहीं दिया, तो हमें ए बी सी डी को बताना है। तो उनमें कितने क्रोमोसोम हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हैं क्या। तो अभी मैंने पीछे बात की थी, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया ये एक डायग्राम जो का तो बना हुआ है एनसीईआरटी में, और याद रखिए एनसीईआरटी बिना तो काम चल रहा ही नहीं है। डायग्राम भी उसी का होना है, डेटा भी उसी का होना है, और कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज जो कि तो लाइन उठ के आती हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा आंसर एनसीईआरटी में होगा, इसे एनसीईआरटी तक पढ़नी कंपलसरी है। तो ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। अब ये बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, आप डायग्राम देखोगे तो जो मैं लेबलिंग कर रहा हूँ वही लेबलिंग मिलेगी आपको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब जो सी है दैट इज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और डी स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड, और ऐसे स्पर्म है, इसलिए लिखा है स्पर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब स्पर्म है ये। अब देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया है ये 2n होता है, डिप्लॉयड होता है, और हमारी बात करें तो 46 क्रोमोसोम होंगे, दैट विल कंटेन 46। तो भैया ए वाला 46 लिख दो आप, ए में 46 है। अब उसके बाद बी की बात करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ है कि थोड़ा साइज बढ़ा है, ये भी 2n होता है, 2n, यानी इसमें भी 46 हैं। लेकिन प्राइमरी से बनता सेकेंडरी, और यहां पर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। ये सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है दैट हैज 23 क्रोमोसोम, और जो स्पर्मेटिड है वो मियोसिस सेकंड से बनता है, इट ऑल्सो हैज 23 क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की बात तो सीधी सीधी हो गई, ए में 46 हैं, बी में 46 हैं, सी में 23 है और डी में 23 है। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो स्पर्मेटिड और सेकंड स्पर्मेटोसाइट हैं, इन दोनों नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो बराबर है भैया, दोनों बराबर हैं 23। लेकिन अगर बात आ जाए क्रोमेटिड पर, जुड़ जाए क्वेश्चन सेल डिवीजन से, तो अलग दिक्कत आएगी। अगर वो क्रोमेटिड पूछे तो जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट है, ये मैं इस क्वेश्चन अलग जाके बात कर रहा हूं, जो सेकंड स्पर्मेटोसाइट है उसमें 23 क्रोमोसोम और 46 क्रोमेटिड हैं।
क्रोमेटिड, और जो स्पर्मेटिड है जब जो सेकंड होगा तो 23 क्रोमोसोम होंगे और 23 क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड ध्यान देना है, हालांकि इस क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस का नहीं है, पर मतलब तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक अप्रोच डेवलप करने वाली बात है, एडिशनल पॉइंट देने की बात है। तो अगर आंसर की बात करूं तो वो आ रहा है 46, 46, 23, 23, और ये रहा आपका आंसर बी आंसर में ए में 46, बी में 40, सी 23 और डी में 23। तो इनका नाम भी पूछ सकता है वो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, तो नाम भी मैंने लिख दिए हैं और क्रोमोसोम नंबर बता दिया है। और जो एडिशनल पॉइंट आपको बताया गया है वो सेकेंडरी oocyte और स्पर्मेटिड में भले नंबर क्रोमोसोम बराबर, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड वेरी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी किसका है, मैचिंग का है, दैट इज आल्सो बिलोंग टू मैचिंग। और मैचिंग का फायदा आपको भी क्लास में यहाँ भी क्वेश्चन डिस्कशन फायदा है कि एक क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन का पता चल रहा है, 4 इधर के। देखिए पहला है वाइटरोजेनेसिस, तो हमें जानना होगा कि वाइटरोजेनेसिस क्या है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ योक, फॉर्मेशन ऑफ योक, योक के बनने को बोलते हैं वाइटरोजेनेसिस। और योक आप पता है ये एग का रिजर्व फूड मटेरियल है, जो एग में रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसे योक बोलते हैं। और जब आप हैन एग खाते हो उसमें जो पीला गोला से निकलता है वो योक है, और इस योक का यूज होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, और एग इसी योक का यूज करके अपना डेवलपमेंट करता है। तो जब एग बनता है तब ये पैक हो जाता है, मम्मी को पता है कि मेरा बच्चा मेरे बिना डेवलप करेगा, इसमें इसका खाना पैक कर दूं। जब आप पिकनिक पे जाते हो, जैसे अभी पीछे गए, कल गए आप, तो खाना लेके गए थे, मम्मी को पता था कि मेरा बच्चा खाना खाएगा तो मैं पैक कर दे देती हूँ। तो ऐसे फीमेल जो एग में योक पैक कर देती है, और योक का बनना, योक का डिपोजिट होना वाइटरोजेनेसिस है। अब देखो इसका कहाँ बैठता है, फॉर्मेशन ऑफ योक, इसका 4 है, यानी ये यहाँ बैठ रहा है फॉर्मेशन योक। अभी इस प्रॉब्लम तीसरी बार आ रहा है, तो आपको रट जाना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, और oogenesis भी क्लियर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, एग का बनना, जो एग बनता है उसके बनने को हम बोलते हैं oogenesis। और ये आप भी जानोगे कि oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जब फीमेल फीटस 25th वीक में होता है उस टाइम एग बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर हमारे क्वेश्चन का टाइम गड़बड़ा जाएगा, लेकिन आप इसे जरूर पढ़ें कि oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या क्या है और कब होते हैं, कितने टाइम तक हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। और स्पर्मेशन, ये वर्ड भी ध्यान देंगे, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, या अगर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नहीं है तो फिर टेस्टी लिखा हो सकता है, जो परफेक्टो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है। अगर वो नहीं है तो फिर वो वर्ड आएगा टेस्टिस। तो अब देखो इसमें कहाँ पे रिलीज ऑफ, ये रहा, इसमें ए पर जाके है ना, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, और जो टेस्टिस जहाँ लिखा है वहाँ पर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल हो सकता था। तो अब देखो जरा क्या बैठा है, ए का 4, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1, पहला ही ऑप्शन है जिसमें चारों मैचिंग जो हमने डिस्कस की हैं वो उस क्वेश्चन में आ रही है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और मैं एक बार फिर बोल दूं, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन को अलग से जानना है, पूछना है, ये सीरीज आपके लिए है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ये हमारा पर्पज़ है। और इसलिए बार बार कहते हैं कि आप हमारे इवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो, फ़ोन नंबर कर सकते हो। लेकिन फ़ोन को थोड़ा मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस टाइम आप फ़ोन करो उस टाइम टीचर अवेलेबल हो या ना हो, ये गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर व्हाट्सएप करते हो और ईमेल करते हो जवाब आपको जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आया हुआ है। आप पेपर जब PYQ करोगे तो आपको हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, विच फीटल मेम्ब्रेन इज सोमेटोप्लूरिक, फीटल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर 2 वर्ड आपको थोड़े नए लग रहे हैं,
एक तो फीटल मेम्ब्रेन, एक सोमेटोप्लूरिक। देखिए फीटल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये वो मेम्ब्रेन है जो डेवलपिंग फीटस से एम्ब्रो चारों तरफ होती हैं। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर, जैसे हमारे कपड़े हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बट दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल in our life. So in the same way, fetal membranes are not the direct part of embryo, but they play vital role for embryo. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है और ये 4 होती हैं। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इससे बोल रहा था कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। जो मकसद है क्वेश्चन का वो यही है कि आपको इसकी एडिशनल बातें पता चल जाएं। और अगर मैं गांव देहात की बात करूं तो जब गाय भैंस का बर्थ होता है, इवन ह्यूमन में बर्थ होता है, तो एक वर्ड आता है जेर डालना, गाय भैंस गांव में जेर। तो जो जेर वर्ड हम यूज कर रहे हैं, दे आर द फीटल मेम्ब्रेन्स, दे रिलीज आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फीटस। पहले फीटस डिलीवर होता है और उसके बाद फिर ये रिलीज होती है। तो अब ये टोटल 4 हैं और ये नाम लिखा हुआ है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, लेकिन डेवलपमेंट के बेस पर 2 तरह की हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट। तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको। एक को बोलते हैं सोमेटोप्लूरिक, जो लिखा हुआ है सोमेटोप्लूरिक फीटल मेम्ब्रेन। ऐसी फीटल मेम्ब्रेन जो बनेगी एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। तो क्या कहलाएगी? सोमेटोप्लूरिक कहलाएगी। इसमें एक लेयर एक्टोडर्म का होगा, एक मीजोडर्म का होगा, तब वो सोमेटोप्लूरिक है। और इसकी एग्जांपल 2 हैं, एमनियोन एंड कोरियोन। एमनियोन एमनियोन एंड कोरियोन, ये दोनों इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो एमनियोन कोरियोन, अभी आंसर की बात बाद में करूँ तो आंसर तो आपको दिख गया, समझ में आ गया, लेकिन फिर भी जो पर्पज है उसको पूरा करूंगा। एमनियोन कोरियोन। दूसरी है स्प्लैंक्नोप्लूरिक। स्प्लैंक्नो स्प्लैंक्नोप्लूरिक, ये बनती है एंडोडर्म, एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म, इससे बनती है भैया, एंडोडर्म मीजोडर्म से बनती है। यहां पर आपको एक बात तो आइडिया हो गया कि मीजोडर्म तो होनी है, अंतर केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म का है। अगर एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म है तो सोमेटोप्लूरिक, और एंडोडर्म और मीजोडर्म है तो स्प्लैंक्नोप्लूरिक। और एग्जाम्पल कौन हुआ इसका? इसका एग्जाम्पल योक सैक एंड एलेंटोइस। तो क्वेश्चन आया है एमनियोन वाला, कोरियोन वाला, और 2 आगे आंसर ये रहा, एमनियोन एंड कोरियोन दोनों हैं। अब अगर वो अगले बार दे दे स्प्लैंक्नोप्लूरिक मेम्ब्रेन, तो फिर आपको जवाब इनमें से कोई देना हो, जो भी वो ऑप्शन देगा। तो यहाँ तो आपको एक इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एमनियोन कोरियोन सोमेटोप्लूरिक हैं, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, और योक सैक और एलेंटोइस स्प्लैंक्नोप्लूरिक हैं एंड डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। और एक थोड़ा सा और एक पॉइंट, वैसे एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं, सारे वर्टिब्रेट्स में फीटल मेम्ब्रेन नहीं बनती। फा 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 का मतलब है फा, फिश एंड एम्फीबियंस, इनमें फीटल मेम्ब्रेन नहीं बनती। ठीक है, और राम, ये भगवान जी की बात नहीं करें, भगवान जी का नाम अच्छी बात हम ले रहे हैं, पर ये भगवान से कंसर्न नहीं है। ये है रेप्टाइल्स और एविज बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें बनती है।
तो दे हैव नो फीटल मेम्ब्रेन एंड दीज हैव फीटल मेम्ब्रेन। और जिनमें नहीं बनती उन्हें बोलते हैं एन एमनियोट। तो फिश और एम्फीबियंस एन एमनियोट हैं, जबकि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स एमनियोट हैं। तो इस क्वेश्चन में एक के साथ एक चीज़ फ्री मिल गई आपको कि ये पता चलेगा कौन एमनियोट और कौन एनएमनियोट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान इसलिए लगेगा आपको क्योंकि थोड़ा डिस्कस हो चुका पहले ये, पर चूँकि इन क्वेश्चंस की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा आते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन रखा है। ह्यूमन जर्म सेल्स हैव 46 क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, जो जर्म सेल हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं और इन्हीं में मेयोसिस डिवीजन होगा। देन हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी इन सेकेंडरी oocyte। ये तो पीछे डिस्कस हुआ है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। आप बताएंगे कितने होंगे, तो ज़रा अपना दिमाग लगाओ और फटाफट आंसर मन में ही बोल लो, मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अच्छा तो जाना है। तो अभी बात हुई थी प्राइमरी में तो 46 ही होंगे, लेकिन सेकेंडरी में 23 होंगे। तो सेकेंडरी oocyte एंड स्पर्मेटिड एंड स्पर्म ऑल हैव 23 क्रोमोसोम। लेकिन फिर एक बात सामने आएगी, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड का डिफरेंस आपको ध्यान देना है। मैं किसी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जब सेल डिवीजन आएगा तो वहां उसको लेकर आऊंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर हो जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन है इस सीरीज का, आज के लेक्चर का, टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम। देखिए, in most of mammals, I am not saying all mammals, in most of mammals testes present outside the body, बॉडी के बाहर है, और जिस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में है दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कुछ मैमल ऐसे भी हैं जिनमें इनसाइड बॉडी कैविटी होते हैं। एलिफेंट है, वेल है, देयर टेस्टिस आर इनसाइड द बॉडी कैविटी। पर ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंसर्न में है, तो ऐसा क्यों है कि ह्यूमन के टेस्टिस बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं? तो उसका रीजन ये है कि जो टेम्परेचर बॉडी कैविटी का है उस पे ह्यूमन स्पर्म बन तो सकते हैं पर मैच्योर नहीं होंगे। तो यानी अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होते तो स्पर्म बनते ही ना, है ना, और स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होता, फिर स्टेरिलिटी हो जाती, नो बर्थ। हर एक कुछ केसेस में ऐसा होता है, जो टेस्टिस हैं वो डिसेंड नहीं करते, वो बॉडी कैविटी रह जाते हैं, दैट वी कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्रिप्टोरकाइडिज्म वो कंडीशन है जिसमें टेस्टिस बॉडी कैविटी से स्क्रोटल सैक में डिसेंड नहीं करते। यानी मैं बताना चाहता हूं आपको कि टेस्टिस बनते बॉडी कैविटी में ही हैं, लेकिन जस्ट बिफोर बर्थ से कुछ पहले दे डिसेंड इन स्क्रोटम। ठीक है, और क्यों स्क्रोटम में आए, क्योंकि 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर पर स्पर्म बनेंगे। जो टेम्परेचर बॉडी कैविटी का 37 डिग्री सेल्सियस, उसे 2 से 2.5 डिग्री पर कम बनेंगे। और वो आंसर ये रहा कि चूंकि जो स्पर्म बनते हैं वो बॉडी कैविटी से 2 से 2.5 डिग्री कम पे बनते हैं, और ये टेम्परेचर स्क्रोटल सैक में, स्क्रोटम में अवेलेबल होता है, जिससे स्पर्म बन दिक्कत नहीं आती। तो हमें रीजन पता चल गया कि टेस्टिस बाहर क्यों है और किस टेम्परेचर पर स्पर्म बनते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कहता है। और 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी फेज अकर्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, भले ही ये क्वेश्चन आपको दिया छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्ड बड़ा है जिस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस पॉइंट को, इस टॉपिक को आप मिस ना करें। और हमेशा मेरा एक सेंटेंस होता है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नीट को बीट करने के लिए और सुपर हिट बीट करने के लिए आपको सिलेबस के हर वर्ड तक जाना है, एनसीईआरटी के हर वर्ड तक जाना है। तो आप देखिए, हाउ मेनी फेज अकर्स इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो 4 फेज होती हैं, 4 फेज होती हैं, और ये सी ऑप्शन है। पहली है ब्लीडिंग फेज, ब्लीडिंग फेज, ठीक है। दूसरी है फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज, और इसका दूसरा नाम है जो आया हुआ है उसका नाम है प्रोलीफेरेटिव फेज, प्रोलीफेरेटिव फेज, फेरेटिव फेज।
और थर्ड है ओव्यूलेटरी फेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेटरी फेज। और बच्चों 4 है लूटियल फेज। ठीक है, और इन फेज का अलग ड्यूरेशन है। अगर मैं बात करूं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज ये 1 to 5th डे तक चलती है, 5th डे। ठीक है, और एक पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक जो फेज रहेगी वो ब्लीडिंग फेज है, और इसमें 2-3 डेज तक नॉर्मल कंडीशन में ब्लीडिंग होता है, और वो ब्लीडिंग जो है वो लगभग नॉर्मल 60 ml के आसपास होता है। और एक अच्छा क्वेश्चन कभी मतलब केवल बताने के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आएगा, लेकिन वो ब्लड वीनस होता है या आर्टियल होता है, इस पर भी क्वेश्चन यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसमें 80% ब्लड आर्टियल होता है और 20% ब्लड जो है वो वीनस होता है। और कई बार जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है उसमें ब्लड का ज़्यादा लॉस होता है, और कई कारणों से फिर फीमेल एनीमिक हो जाती है। चलिए खैर, ये 4 फेज हैं। अब ये फेज 6 to 13 डे तक चलती है, और ये लगभग 14th डे पर होती है, केवल एक ही दिन के आसपास की है। ये हम बोलते हैं मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर इज ओव्यूलेटरी फेज। और क्योंकि जो स्टैंडर्ड पीरियड है वो 28-29 डेज का होता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब क्या है कि साइकिल डिफर इन डिफरेंट कंट्रीज अकॉर्डिंग देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो मैं इंडियन एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो 20-29 डेज का होता है, वैसे 14 डे मानते हैं। और 15th डे से लेकर नेक्स्ट साइकिल तक का टाइम जो है वो ल्यूटियल फेज है। तो ये तो मैंने डे बता दिए, आपको 4 फेज नाम बता दिए। इनमें हार्मोन का जो लेवल है वो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन बनेगा, डायग्राम साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो इसमें आंसर 4 फेज है ना, 4 फेज, ये रहा 4 फेज हो गया आपके सामने, और दिन भी आ गए। हार्मोन जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर छोड़ दी। उन हार्मोन देखिए कि LH कब पीक पर होगा, LH कब लो लेवल होगा, FSH कब लो कब हाई, और कब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट करेगा, तो वो खुद आपको देखना है। चलिए, क्योंकि जिनको सिलेक्शन देना है वो काफ़ी कुछ अपने आप करते हैं। अब 11th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, और ये क्वेश्चन भी क्या कहता है बच्चों, स्टेटमेंट बेस्ड है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फॉर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन 60% स्पर्म शुड बी नॉर्मल शेप एंड साइज। बिल्कुल सही कह रहे थे। इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और 40% शुड हैव विग्रस मोटिलिटी, माने मूवमेंट। ये वर्ड है मोटिलिटी, कभी वो कर दे मोर्टेलिटी तो आंसर बदल जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट इससे सही है, क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है कि 60% नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% विद विग्रस मोटिलिटी, बिल्कुल सही है, इसमें गलती बोल नहीं सकते। अब उसके बाद सीमेन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये भी सही है। जो सीमेन है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और एक बड़ा पॉइंट और है, सीमेन में फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रिलीज्ड बाय सेमिनल वेसिकल। तो सोर्स ऑफ एनर्जी इन सीमेन फॉर स्पर्म इज फ्रक्टोज। और यहाँ पर हम ये भी जान लें, देखिए एक इजैकुलेशन में मेल जो है वो 2 to 3 ml सीमेन इजेक्ट करता है, रिलीज करता है एक इजैकुलेशन में, एक बार में। और इसमें 200 से 300 200 to 300 मिलियन, ये मिलियन है, मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अगर वो कहे कि पर ml कितने स्पर्म होते हैं, तो लगभग डेटा 100 मिलियन का आएगा, क्योंकि 2 से 3 ml में 200 मिलियन स्पर्म हैं। तो 1 ml में अगर वो पूछ दे, घुमा दे, कर सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि डेटा एनसीईआरटी का है, तो फिर वो 100 मिलियन स्पर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। और देखो कितना अच्छा स्टेटमेंट बनाया इन्होंने, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 नॉट इनकरेक्ट, यानी दूसरा भी सही है, पर इन्होंने पेज फंसाया धोखा देने के लिए, बस हमें तो इनकरेक्ट लिखा हुआ है, वो कह रहा है नॉट इनकरेक्ट, इसका तो वो भी सही है। तो आंसर इज थर्ड, सी आंसर इसका
और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ऐसे ऑप्शन बनाया जा सकता है नॉट इनकरेक्ट, क्योंकि हमें तो वही पढ़ी कि बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, और उसने कह दिया कि दूसरा भी इनकरेक्ट नहीं है, तो मतलब क्या दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ये रहा। आफ्टर रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte द ग्रेफिन फॉलिकल डेवलप्स इनटू, देखिए जो ओवरी है उसमें पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्सरी फॉलिकल बनता है, और जो मैच्योर फॉलिकल है उसको बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल। और ये नाम दिया गया है, इसके डिस्कवरर के नाम पे दिया गया है, जिसने डिस्कवर किया था ग्रेफियन, उनके नाम पर इसका नाम ग्रेफिन फॉलिकल हो गया। तो जब ओवुलेशन होता है 14th डे पर या एट द मिड ऑफ मेट्रोसाइकिल, तो ग्रेफिन फॉलिकल टूट जाता है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte है वो तो बाहर आ जाता है, और रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल अंदर ही रह जाता है, ओवरी के अंदर रह जाता है, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस लूटियम से, लूटियम में। तो यानी ये कहना चाहता है कि सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के बाद जो टूटा हुआ रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है उससे क्या बनेगा, तो बिल्कुल सीधा जवाब है, उससे बनेगा कॉर्पस कैलोसम। और ये कॉर्पस कैलोसम एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, फीमेल में, मेल में हो नहीं सकता, फीमेल में होता है, और इससे बनने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। और ये हार्मोन क्या क्या काम करता है, रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ आया है, उसको आप फाइंड आउट करें। अब आप तो सोच रहे हो कि क्वेश्चन सोल्व करें, हमें भी काम दिए जा रहे हैं, आपको काम देने से आपका ही फायदा होना है, और मैं वहाँ थोड़ी सी बोलने की कोशिश करूँ जहाँ आपको चीज़ें आप छोड़ देते हो, ताकि आप उसे पकड़ो और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप तगड़े से लपेट दो। चलिए, तो कॉर्पस लूटियम हो गया, कॉर्पस लूटियम कॉर्पस लूटियम नीचे वाले में है, हमें जाना था कॉर्पस लूटियम पे। देखो मैंने वो कॉर्पस लूटियम सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं बोल तो लूटियम ही रहा हूँ, और मैंने जवाब उसको अंडरलाइन कर दिया था। तो कॉर्पस लूटियम बनेगा रप्चर्ड ग्रेफिन फॉलिकल से, और कॉर्पस लूटियम जो है वो टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, प्रोजेस्टेरोन बनाती है, और हर महीने बनता है, हर महीने बिगड़ता है, नया बनता रहता है, पुराना खत्म होता रहता है। और कॉर्पस ल्यूटियम की जो एवरेज लाइफ है, फंक्शन लाइफ है, वो 12-14 दिन की है, 12 to 14 डेज के आसपास रहता है। आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू ए वाइट मास। तो पहले ग्रेफिन फॉलिकल से बना कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट मास में, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस, इसके बाद कॉर्पस एल्बिकेंस बनता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस लगभग 1 महीने में डिजेनरेट हो जाता है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको एक के साथ कई सारे फ्री मिल गए। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13 क्वेश्चन है। क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टेज ऑफ फीमेल गैमेट इज। क्वेश्चन भले छोटा हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक पेज है, ट्विस्ट है, जिसकी वजह से क्वेश्चन दिया गया है, आपको समझाया जा रहा है। हम समझते हैं कि जिस टाइम फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम गैमेट, फीमेल गैमेट किस फेज में होता है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो सेकेंडरी oocyte होता है, और जैसे ही स्पर्म टच करेगा कि मैं आ गया, तिरंजा खत्म कर दिया मैंने, तब जाके वो ओवम बदलता है। तो व्हेन स्पर्म हिट टू द सेकेंड oocyte, देन ओवम विल प्रोड्यूस। तो ओवम बनेगा, क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और अब ये ओवम फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब रिलीज होता है ओवरी से, वो सेकेंडरी oocyte होता है। अभी वो ओवम नहीं है। ओवम क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ स्पर्मेटिड का डिफरेंस है। जो सेकेंडरी oocyte है उसमें क्रोमोसोम 23 हैं और क्रोमेटिड 46 हैं। जब वो ओवम बनेगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमेटिड 23 एंड 23 हो जाएगा, और अब वो फर्टिलाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा। तो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वो ओवम की फॉर्म में होता है, और जब ओवरी से बाहर आता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte मर जाता है, डाई हो जाता है, और फिर वो
मेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवम है, फर्टिलाइजेशन टाइम पर ओवम होगा और निकल रिलीज होने टाइम पर सेकेंडरी oocyte होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो ओवम बना है, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही दुनिया से अलविदा कह चुका है। चलिए बच्चों, अब अगले पॉइंट पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज, जब हमारा डेवलपमेंट होता है, इंटरनल डेवलपमेंट हमारा है ना, मैमल्स में सभी में डेवलपमेंट इंटरनल है एक्सेप्ट प्रोटोथीरियंस, क्योंकि हर वर्ड पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि जरा सी गलती बच्चे को नुकसान कर सकती है। अगर मैं बोल दूँ सभी में होता है और प्रोटोथीरियन वर्ड ऐड ना करूँ तो कोई नहीं, गलती हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ मैमल्स, या हम कहें यूथेरियंस में सब में डेवलपमेंट इंटरनल है। चलिए, तो अब जब डेवलपमेंट होता है तो मदर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और वो न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू हमें मिलता है, फीटस को मिलता है, और उसके लिए प्लेसेंटा और फीटस के बीच में एक लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी कोर्ड रस्सी होती है, 50 सेंटीमीटर रस्सी होती है, आधा मीटर की, कॉल्ड अम्बिलिकल कोर्ड, उसको बोलते अम्बिलिकल कोर्ड। तो प्लेसेंटा और फीटस बीच में जो एक 50 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, कोर्ड है, ट्यूब है, जो बहुत वाइटल फंक्शन परफॉर्म करती है, उसे अम्बिलिकल कोर्ड बोलते हैं। और जब हम बर्थ होते हैं तो ये हमारे साथ आती है। और जो बैली मार्क है हम सब में, एब्डोमेन बैली मार्क है, वो वही मार्क है जहां पर अम्बिलिकल कोर्ड हमारे साथ अटैच थी। ठीक है, अम्बिलिकल कोर्ड। चलिए, तो अगले पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या, अम्बिलिकल कोर्ड। और एक और अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये भी है, अम्बिलिकल कोर्ड हैज स्टेम सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स। जो अम्बिलिकल कोर्ड है उसमें सभी ऑर्गन के लिए स्टेम सेल्स होती हैं। और स्टेम सेल क्या हैं? द सेल विच इज कैपेबल टू डेवलप द कंप्लीट ऑर्गन कॉल्ड स्टेम सेल। जिस एक सेल से पूरा ऑर्गन बन जाए, यार एक सेल अगर हमारा हार्ट बना रही है, वो स्टेम सेल है। तो कितना बड़ा यूज हो सकता है अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें, और आगे फ्यूचर में कभी किसी का हार्ट काम ना करे, किसी किडनी काम ना करे, तो उस स्टेम सेल से हम उसका ऑर्गन डेवलप कर लेंगे और फिर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे, और ये सेफ ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि वो उसी की बॉडी की सेल से बनाया गया है। और कुछ कंट्रीज में तो इसको प्रिजर्व कर रखा जाने लगा है। अम्बिलिकल कोर्ड बैंक बनाए गए हैं। जब बेबी का बर्थ होता है तो पेरेंट्स से परमिशन पूछा जाता है कि आप इसे प्रिजर्व कराना चाहते हो, और पेरेंट्स हाँ करते हैं तो भैया पैसा जमा कर दो, हो जाएगा। तो इसका बड़ा रोल है। तो वो अम्बिलिकल कोर्ड है, और मैमल्स में जो डेवलप इंटरनल सब में होती है। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये है विच ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी पार्ट ऑफ सीमेन। देखिए, सीमेन मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स का एक फ्लूइड है, जिसमें कई ग्लैंड इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें स्पर्म होते हैं, और इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक मोटिलिटी मूवमेंट के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है, और ग्लू टुगेदर ऑल स्पर्म, और सारे स्पर्म को साथ साथ रखता है। अब सबसे बड़ी बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो सीमेन का पार्ट बनता है वो 60 to 70% पार्ट बनाती है सेमिनल वेसिकल, मेजर पार्ट। इसे सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं क्योंकि मेजर पार्ट सेमिनल ग्लैंड से आता है। और लगभग 20 से 30% पार्ट बनाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, लगभग 5% पार्ट बनाती है कॉपर ग्लैंड। लेकिन नो पार्ट ऑफ सीमेन इज प्रोड्यूस्ड बाय इजैकुलेटरी ग्लैंड या डक्ट, इससे कोई नहीं बनता। तो इसलिए आंसर क्या हुआ, तो 3 ग्लैंड का रोल आ गया हमारे सामने, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और इसमें मिनिमम पार्ट कॉपर ग्लैंड का है और मैक्सिमम पार्ट सेमिनल प्लाज्मा का है या सेमिनल वेसिकल का है, बट देयर इज नो रोल ऑफ द डक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। एक्टिविटी ऑफ एक्ट्रोसोम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है पर धमाकेदार है। जो स्पर्म के हेड पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक ए कैप, उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक वर्ड आपने सेल में पढ़ा है, क्योंकि जो लाइसोसोम होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव बॉडी बोलते हैं, दैट कंटेन
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो इसका मतलब जो एक्टोसोम के एंजाइम हैं उसका कंपैरिजन हम लाइसोम से कर सकते हैं, और लाइसोम आंसर ये रहा, बिल्कुल सही जवाब है कि एक्टिविटी ऑफ एक्टोसोम एंजाइम जस्ट लाइक द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम। वो भी हाइड्रोलिटिक है, ये भी हाइड्रोलिटिक है, तो इसका आंसर लाइसोम है। तो आप ध्यान रखें, एक अच्छा क्वेश्चन था। और अब और क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। टेस्टिस ऑफ ह्यूमन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी कैविटी बिकॉज, देखिए इसका आंसर लगभग मिल गया आपको, पर ये क्वेश्चन दोबारा क्यों रखा गया, क्योंकि ऐसे ये क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली ऑप्शन इधर बदल के 2-3 बार आ चुका है। तो अब क्यों आउटसाइड है, तो आइडिया तो पता चल गया, पर फिर भी ऑप्शन का गुण देखना पड़ेगा। फॉर स्पर्म फॉर्मेशन लोअर टेम्परेचर रिक्वायर्ड देन द बॉडी कैविटी, जो स्पर्म बनने हैं उनके लिए जो बॉडी कैविटी है उससे कम टेम्परेचर चाहिए, अभी सही है। मतलब मैंने कह रहा कुछ और बेटर ऑप्शन हो सकता है। एक वर्ड आप और सुनते ध्यान रखना चाहिए आपको, कई बार आपको लगता है कि इसमें 2 आंसर हैं, ऐसा लगता है और कई बार होते भी हैं, पर आपको बेस्ट वन फाइंड आउट करना होता है। और लिखा हुआ है कि एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, यू हैव फाइंड टू बेस्ट वन। अब 2 में आपको तकरार लग रही है, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप जब ये बोलो ये हो सकता है, तो आप देखो दूसरा क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या उससे सुपीरियरिटी है। तो आपको कोई जवाब मिल रहा है तो आप हाँ कहो, और नहीं मिल रहा तो फिर दोबारा उसके लिए सोचो जिसको छोड़ रहे हो कि उसको हम करें तो क्या उससे बेहतर क्यों है ये। तो इस तरह से भी कई बार हम फंस जाते हैं, तो इसलिए हमें 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद में जवाब देने की बात करता हूँ। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड, काट दो, बिल्कुल बेवकूफ़ी बात है, नहीं होता, ज़्यादा नहीं चाहिए। सी क्या कह रहा है, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड इक्वल टू बॉडी कैविटी, नहीं भैया, फिर तो बॉडी कैविटी में टेस्ट रहते, बाहर निकालने की जरूरत क्या थी, नहीं है। और डी कह रहा है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन टेम्परेचर रिक्वायर्ड इक्वल टू बॉडी आउटसाइड द टेम्परेचर, जितना बाहर का उतना चाहिए, नहीं। तो बिल्कुल पहला आंसर परफेक्ट है कि जितना बॉडी टेम्परेचर है उससे कम चाहिए, और कितना कम चाहिए वो भी आपको चल गया, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18 क्वेश्चन पे आ गए। और विच सेल्स प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। देखिए टेस्टीज जो हैं उनमें मेल सेक्स हार्मोन बनता है, इसलिए हम कहते हैं टेस्टीज एक्ट आल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। स्पर्म तो बनाती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड की फॉर्म में काम करती हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। मेन फंक्शन गैमीट बनाना है, लेकिन हार्मोन ही बनाती है, और हार्मोन बनाने के लिए टेस्टीज में लीडिक सेल्स होती है, जिनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल, तो दीज आर द सेल्स विच प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यही वो हार्मोन है जो मेल को मेल बनाता है, और जो स्पर्म बनने का प्रोसेस है उसे रेगुलेट करता है, और साथ ही साथ जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं उनको रेगुलेट करता है। चलिए तो अब 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कोलेस्ट्रम इज इंपॉर्टेंट फॉर बेबी बिकॉज कंटेन्स, कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है मदर का वो कोलेस्ट्रम है, थोड़ा सा येलो से होता है। और अगर हम गांव से बिलोंग करते हैं जो बच्चे वो जानते होंगे कि जब गाय भैंस के का बर्थ, बेबी का बर्थ होता है, काफ का बर्थ होता है, तो 2-3 दिन जो उसका मिल्क है उसे उबाल के गांव में बांटा जाता है, और कहते हैं खीस, उससे खीस वर्ड, मेरे गांव में तो खीस वर्ड यूज करते हैं। तो हम क्यों बांटते हैं, कोई तो खास बात होगी। तो याद रखो कोलेस्ट्रॉम फर्स्ट मिल्क है, और ये मिल्क जो लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी है उसमें बन के मेमोरी ग्लैंड के एम्पुला पार्ट में स्टोर होता रहता है, और जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट फीडिंग इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द इन्फेंट्स। क्यों, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज, और वो भी IgA एंटीबॉडी होती हैं विच बूस्ट अप इन्फेंट इम्यून सिस्टम। और साथ ही साथ विटामिन B12 कंटेंट ज़्यादा होता है, मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हाईली न्यूट्रियस भी है, और बच्चे का इम्यून सिस्टम डेवलप करता है। यही वजह है कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेस्ट फीड है, और ये मिनरल नहीं, जिसकी वजह से बेस्ट माना गया यहाँ पर वो एंटीबॉडीज। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल बच्चों को दिया जाना चाहिए।
और गाय भैंस के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। उसने अपने बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन हम बीच में आपको दे कि तेरा बच्चा एक तरफ, हम पिएंगे और बांट बांट के पिएंगे, उसका ध्यान रखें। उसको पिला थोड़ा बहुत जितनी जरूरत उतना पिलाएं। चलिए लास्ट क्वेश्चन तरफ हम आ गए हैं, और लास्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड इफ फर्टिलाइजेशन हैज अकर्ड इन ह्यूमन फीमेल। अब देखिए पोलर बॉडीज की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। जब एग बनता है तो पोलर बॉडीज बनती हैं, और पोलर बॉडीज भी हैप्लॉइड होती है। दे हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और पोलर बॉडी साइज छोटा होता है भेदभाव की वजह से। जब मियोसिस डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, तो डिवीजन अनइक्वल होता है। एक में ज़्यादा साइटोप्लाज्म, दूसरे में कम जाता है। जिसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा गया वो बड़ी है, वो सेकेंडरी oocyte या ओवम होगा, और जो छोटी रहेगी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो पोलर बॉडी है। तो यहाँ पर एक बड़ा पॉइंट ये भी जान लें कि पोलर बॉडी और ओवम में डिफरेंस साइटोप्लाज्म का है। जेनेटिकली दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, जैसे जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो उस टाइम सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पोलर बॉडी एक बनी, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म ओवम को टच कर रहा है, अब मियोसिस सेकंड होगा जिसमें एक ओवम बनेगा और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। तो एक तो पहले बन चुकी फर्स्ट पोलर बॉडी, एक अब बन रही है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो नंबर ऑफ पोलर बॉडी 2 होता है, 2 होता है। और कई बार जो पोलर बॉडी है उनके बनने में डिवीजन इक्वल हो जाता है, और फिर वो पोलर बॉडी एक कंप्लीट एग की फॉर्म में काम करता है, और घर में डबल डबल खुशियाँ आती हैं। 2 बच्चे ट्विंस हो सकते हैं। एक कारण है, और भी रीजन है, मतलब एक कारण ये भी हो सकता है कि पोलर बॉडी वो एग के इक्वल साइज की हो, उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम ना हो। तो नॉर्मली अनफर्टाइल, अगर फीमेल अनफर्टिलाइज्ड रही है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो एक पोलर बॉडी बनती है, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो 2 पोलर बॉडी डेफिनेटली बनी है। फर्स्ट भी बनी है, और सेकेंडरी बनी है तब जब मियोसिस सेकंड हुआ है। तो यहाँ पर जवाब 2 पोलर बॉडी हैं, और उम्मीद है कि आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन देने की जो कोशिश की गई है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, और इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। और मैं एक बार लास्ट में फिर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भी कोई क्या करना है, कोई क्वेश्चन भेजना है तो आप भेज सकते हैं। हम उसको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे और कॉन्फिडेंटली आपको जवाब देंगे, और आपको लगेगा कि हम बिना मिले हुए हैं। यानी जरूरी नहीं कि हम फिजिकली मिलें, टेलीकम्युनिकेशन मिलते रहेंगे। तो आज क्लास यहीं रोक रहे हैं, और सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक ऑब्वियसली वो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वेट फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक्स फॉर टुडे एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।